दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कनाडा की लगभग 80% आबादी सर्दर्न पार्ट में ही क्यों रहती है। आखिर क्यों कनाडा का 80 से 85% हिस्सा खाली पड़ा है और आखिर ऐसा क्या है कनाडा के नॉर्दर्न हिस्से में जो वहाँ पर रहना कोई पसंद नहीं करता। क्या ये कोई प्राकृतिक कमी है या वहाँ पे कुछ ऐसा है जो लोगों को बसने नहीं देता। अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो कहीं मत जाइए, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ। 2016 में भारत से लगभग 85,000 लोग कनाडा पहुँचे। 2019 में 3,41,180 और 2022 तक ये आंकड़ा 25% तक और बढ़ गया। ये आंकड़े देखकर आप यही सोच रहे होंगे कि कनाडा की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आबादी के लिहाज से कनाडा पूरी दुनिया में 39वें नंबर पे आता है। कनाडा की पॉपुलेशन 4 करोड़ के लगभग है। आपको जान के हैरानी होगी कि इस आबादी का लगभग 80 से 85% हिस्सा कनाडा के दक्षिण पार्ट में रहता है। 49 पैरेलल लाइन कनाडा और अमेरिका को अलग करती है और किसी भी दो देशों को अलग करने वाली रेखा के लिहाज से ये लाइन दुनिया की सबसे बड़ी रेखा है। लंबाई की बात करें तो ये 8,891 किलोमीटर लंबी है। खास बात यह है कि कनाडा की ज्यादातर आबादी इसी रेखा के इर्द गिर्द बसी हुई है, यानी कनाडा के साउथ वाले पार्ट में। यहीं बसे हुए कनाडा के मेन शहर जैसे ओंटारियो, क्यूबेक, जिनमें कनाडा के लगभग 60% तक आबादी रहती है। इसके अलावा टोरंटो, विंडसर शहर भी इसी के आसपास है और इन सभी को मिलाए तो कनाडा की 80 से 90% आबादी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जबकि नॉर्दर्न पार्ट लगभग खाली पड़ा है। दरअसल दोस्तों कनाडा के नॉर्थ पार्ट के खाली पड़े रहने के पीछे कई कारण हैं। चलिए वन बाय वन सब कुछ समझते हैं। टेम्परेचर, ये तो हम सभी जानते हैं कि इंसानों को रहने के लिए एक फ्रेंडली टेम्परेचर की जरूरत होती है, लेकिन कनाडा कुछ हद तक दोस्तों इस मामले में फेल साबित होता है। वेस्ट ईस्ट और नॉर्थ साउथ, कनाडा पश्चिम में प्रशांत महासागर से पूर्व में अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है। इसके अलावा आर्कटिक महासागर भी कनाडा को घेरता है। इस तरह कनाडा 3 महासागरों से घिरा हुआ है। आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बारे में तो आप जानते हैं, यहाँ ठंड का कोई जवाब नहीं है। यही वजह है कि कनाडा का ज्यादातर हिस्सा काफी हद तक ठंडा हो जाता है। अगर आप कनाडा में ऊपर यानी कि नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो आपको टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस तक झेलना पड़ सकता है। कनाडा को सबसे बर्फीले देशों में से भी एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ का नॉर्दर्न पार्ट ज्यादातर बर्फ से ही ढका रहता है। यही वजह है कि लोग नॉर्दर्न कनाडा में बसना मुनासिब नहीं समझते। वहीं साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट में आपको नॉर्मल टेम्परेचर मिलेगा, यानी रहने के लिए एकदम परफेक्ट जगह। बात चाहे हरी भरी घाटियों की हो या सैंडी डेजर्ट और मैदानी इलाकों की, इस हिस्से में आपको वो सब देखने को मिलेगा जो किसी इंसान के रहने के लिए जरूरी है। वैसे कनाडा के ठंडे रहने में 34,152 झीलों का भी पूरा सपोर्ट है। एग्रीकल्चर, हाई लैटिट्यूड पर बसे कनाडा के नॉर्दर्न पार्ट में बर्फीली चट्टानें और निर्जन भूमि देखने को मिलती है। यहाँ खेती करना तो दूर, इस बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। इसके अलावा नॉर्दर्न पार्ट का ज्यादातर इलाका कैनेडियन शील्ड से ढका हुआ है और कैनेडियन शील्ड का पूरा इलाका चट्टानों से कवर है, जिस पर हल्की सी मिट्टी की परत देखने को मिलती है। यही वजह है कि यहाँ चाहे तब भी खेती नहीं की जा सकती है, इसलिए लोग यहाँ रहने से या यहाँ बसने से परहेज करते हैं। जबकि साउथ वेस्ट की तरफ अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको ओकनागन जैसे इलाके नजर आएंगे, जहाँ माउंटेन्स, प्राकृतिक सुंदरता और खेती के लिए उपजाऊ भूमि के साथ फ्रेंडली वातावरण है। ये इलाका फल सब्जी उगाने के लिए एकदम परफेक्ट है। वहीं कैनेडियन प्रेरीज भी कनाडा का वो हिस्सा है जो खेती के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। उपजाऊ जमीन, खेती के लिए अनुकूल वातावरण और लोगों के रहने के लिए खुशनुमा जगह। खेती के लिए तो कैनेडियन प्रेरीज को सबसे सही माना जाता है। पूरे कनाडा में सबसे ज्यादा खेती यहीं की जाती है। जामुन से लेकर आलू, गोभी सब यहीं उगाए जाते हैं। वाटर, दोस्तों हमारी बॉडी का 70% भाग पानी से बना हुआ है, इसलिए दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना बेहद जरूरी होता है। इसी तरह फसलों को भी सुबह शाम भरपूर पानी देना जरूरी होता है, यानी खेती के लिए भी पानी अच्छी मात्रा में चाहिए। अब कनाडा का जो बर्फीला इलाका है वहाँ पानी की मात्रा बहुत कम है और अगर पानी है भी तो वहाँ की जो जलवायु है वो लोगों को सरवाइव करने नहीं देती है। जबकि अगर हम कनाडा के दक्षिणी पार्ट में आते हैं तो यहाँ ग्रेट लेक्स मौजूद है, जो महासागरों से आने वाली गर्म हवाओं को ठंडी हवाओं में बदल देती है। आपको बता दें कि ग्रेट लेक्स में पूरी दुनिया में मौजूद साफ पानी का कुल 21% हिस्सा मौजूद है, जो न सिर्फ पीने के काम आता है बल्कि कृषि के भी काम आता है। इसके अलावा इन्हीं हिस्सों में पूरे कनाडा की 15% कृषि योग्य भूमि भी है, जिस वजह से यहाँ कई तरह के फल और सब्जियां आसानी से उगाए जा सकते हैं। यही वजह है कि दोस्तों कनाडा की ज्यादातर आबादी अल्बर्टा और सस्केचुआन में मौजूद है। ज्योग्राफिकली बात करें तो सेंट्रल कनाडा में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरियाज देखने को मिलते हैं, जिनमें ओंटारियो और क्यूबेक का नाम भी शामिल है। ये वो दो जगहें हैं जो पूरे कनाडा की ज्यादातर आबादी का बोझ संभालती है। इन दोनों ही जगहों का मौसम बेहद ही ठंडा होता है और साथ ही अट्रैक्टिव और खुशनुमा भी रहता है। इसके अलावा यहीं पर आपको कनाडा के आइकॉनिक जानवर भी देखने को मिलेंगे, जिनमें बीवर और मूस शामिल है। ये दोनों ही शहर ग्रेट लेक्स के किनारे बसे हुए हैं, इसलिए कनाडा की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इन्हीं दो शहरों में मौजूद है, जहाँ न पानी की कमी है, न उपजाऊ भूमि की और न ही फ्रेंडली वातावरण की।
बिजनेस, ये वाला जो फैक्टर है दोस्तों, इसके तार जुड़े हुए हैं हिस्ट्री से। वैसे तो अवधी को कनाडा की मूल जनजाति यानी नेटिव ट्राइब माना जाता है, लेकिन 16वीं शताब्दी में जब यूरोपियंस ने कनाडा में कदम रखे तो अवधी से ज्यादा यूरोपियंस का बोलबाला कनाडा में हो गया। अब वैसे तो ब्रिटिश उपनिवेश कनाडा से बहुत ही पहले खत्म हो चुका है, लेकिन उनमें से ज्यादातर यूरोपियंस इसी देश में रह गए। असल में सेंट लॉरेंस नदी यूरोपियंस के साथ साथ दूसरे विदेशियों को कनाडा में खींचने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है, लेकिन देखा जाए तो इस नदी की वजह से ही कनाडा आज इतना विकसित देश हो पाया है। असल में इस नदी के पास दुनिया का सबसे बड़ा मुहाना मौजूद है, जो न सिर्फ कनाडा के प्राकृतिक संसाधनों को नॉर्थ अमेरिका में ले जाने के काम आया, बल्कि अटलांटिक महासागर से उत्तरी अमेरिका को खोजने में भी हेल्पफुल रहा। अब जैसे ही यूरोपियंस ने इस नदी से कनाडा की तरफ रुख किया तो उन्हें कनाडा के साथ बिजनेस करना आसान लगा, और देखते ही देखते कनाडा के कोस्टल एरियाज पर यूरोपियंस ने अपनी बस्तियां बसाना शुरू कर दिया। लेकिन ये सिर्फ एक ही कोस्ट लाइन पर था, मतलब मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से। देखिए, जब यूरोपियंस कनाडा आए तो सिर्फ एक ही कोस्ट लाइन थी जो इजिली बिजनेस करने में हेल्पफुल थी, तो यूरोपियंस ने भी यहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जारी रखा, और आज के टाइम में इसी कोस्ट लाइन पर बसे हुए हैं ओंटारियो और क्यूबेक सिटी। अब क्योंकि यूरोपियंस को रोजाना व्यापार यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अप डाउन करना था, तो उन्होंने क्यूबेक और ओंटारियो को ही अपनी कॉलोनी के रूप में डेवलप कर दिया। यही वजह है कि आज के टाइम में क्यूबेक और ओंटारियो में कनाडा की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि यही दो जगह है जहां बिजनेस सबसे सही है। वैसे आपको बता दें कि आज के टाइम में कनाडा की कुल आबादी का 80% हिस्सा यूरोपियंस है, यानी यूरोपियंस कनाडा के पहले और मेजर इमिग्रेंट्स के तौर पर पहचाने जा सकते हैं। आइसोलेशन एंड कनेक्टिविटी, दोस्तों कनाडा की कनेक्टिविटी और रिसोर्सेज की वैल्यू अमेरिकन बॉर्डर को टच करने की वजह से कई गुना बढ़ जाती है। कैसे? यही सोच रहे हैं ना। देखिए, आप सभी जानते हैं कि महंगाई के मामले में कनाडा दुनिया का बाप है। यहाँ न सिर्फ रहना काफी महंगा है, बल्कि घूमना, खाना, शॉपिंग करना सब कुछ महंगा है, और जॉब मिलना हलवा बनाने जितना आसान नहीं है। कनाडा की बात करें तो यहाँ पे आप इजिली अपनी स्किल्स की मदद से, अपने टैलेंट की मदद से अच्छी खासी जॉब हासिल कर सकते हैं, वो भी दोस्तों अच्छे पेमेंट के साथ। जबकि महंगाई की बात करें तो महंगाई कनाडा में यूएस के मुकाबले तो काफी कम है। मतलब अगर आपको एक टाइम का खाना यूएस में 1000 रुपए का पड़ेगा तो उसे आप कनाडा में 500 रुपए में खा सकते हैं। मतलब भैया आधे पैसे सेव। यही वजह है कि कनाडा और अमेरिकन इंटर कंट्री जॉब्स करना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार ये इंटर कंट्री जॉब्स क्या चीज है, तो मैं आपको बता दूं ये ऐसी जॉब्स होती है जिनमें एक देश के लोग दूसरे देश में और दूसरे देश के लोग पहले वाले में जॉब करें। और ये पॉसिबल हुआ साल 1929 के बाद से, जब एम्बेसडर ब्रिज को पब्लिक के लिए खोला गया। दरअसल कनाडा का ये एम्बेसडर पोल कनाडा के विंडसर से अमेरिका के डेट्रॉइट तक कनेक्टेड है, यानी अगर कोई आदमी चाहे तो कनाडा से ब्रिज के जरिए अमेरिका में जॉब करने के लिए जा सकता है। लेकिन इसे और भी आसान तब बनाया जा सकता है जब आप कनाडा के सर्दर्न पार्ट यानी कि क्यूबेक, विंडसर या ओंटारियो जैसे शहर में बसे हुए हों। और यही वजह है कि ज्यादातर कैनेडियंस यहाँ तक कि अमेरिकन भी कनाडा के इन हिस्सों में सेटल हो जाते हैं, ताकि वो दोनों ही देशों में नई और अच्छी वेल सैलरीड वाली जॉब्स पा सके और उनके रहने, खाने, घूमने और पहनने का खर्चा भी बच जाए। इस तरह साल दर साल कनाडा के इन हिस्सों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। महंगाई, आपको जान के हैरानी होगी कि कनाडा काफी महंगा है। मतलब अमेरिका से तो सस्ता है, लेकिन दोस्तों कनाडा के ही नॉर्दर्न पार्ट से कंपेयर करें तो कई गुना महंगा है। भैया आप ऐसे समझ सकते हैं कि कनाडा के नॉर्दर्न पार्ट में अगर फ्री की रेवड़ियां बढ़ रही हैं और सर्दर्न पार्ट में 100 रुपए के 4 से 5 बताशे हैं, लेकिन फिर भी लोग फ्री की रेवड़ियों को छोड़ 4 से 5 बताशों में खुश हैं। और ऐसा क्यों है ये आप समझ ही गए होंगे। भला कोई भूख से मरना क्यों चाहेगा? घर सस्ता हुआ तो भाई क्या हुआ, खाने के लिए, पीने के लिए जरूरत की चीजें कहाँ से लाएगा? यही वजह है भैया जो कनाडा 80% खाली पड़ा हुआ है। नॉर्दर्न पार्ट में ना तो रहने के लायक मौसम है, ना ही वातावरण है, ना खेती, ना पानी और ना बिजनेस। इंडस्ट्रियल एरियाज भी नहीं है जो जिंदगी चलाने के लिए बेहद जरूरी होते हैं। ज्यादा ऊपर न जाते हुए अगर मिडिल कनाडा की ही बात कर ले तो वहाँ भी लगभग हर साल बारिश होती है। माउंटेन क्लाइंबिंग के बारे में तो यहाँ कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों ऊबड़ खाबड़ चट्टाने और पथरीले बर्फ से ढके रास्ते किसी को भी मौत के मुंह में ढकेल सकते हैं। खाने के लिए यहाँ सामान मिलना पॉसिबल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर आबादी नहीं है और कनाडा के दूसरे पार्ट से ये एरिया कनेक्टेड भी नहीं है। अब अगर इतना डिफरेंस है तो भला कौन इन इलाकों में भूख से मरने या ठंड से मरने के लिए आएगा? और जैसा कि मैंने सोचा शायद वैसे ही हर कनाडा में बसने वाला सोचता है। यही वजह है कि दोस्तों आपको कनाडा के सर्दर्न पार्ट यानी कि ओंटारियो, टोरंटो, क्यूबेक, ओटावा जैसे शहरों में सबसे ज्यादा लोग रहते हुए नजर आएंगे। चलिए थोड़ा सा कनाडा के बारे में जान लेते हैं। मैं आपको बता दूं कनाडा 9.985 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कनाडा की कोस्टल लेंथ दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है। कनाडा की जीडीपी
जीडीपी है दोस्तों 1.99 लाख करोड़ यूएसडी, जो कि साल 2021 के हिसाब से है। यानी कनाडा आज के टाइम में एक विकसित और समृद्ध देश है, जहां न सिर्फ कैनेडियंस बल्कि दूसरे देशों से भी बड़ी संख्या में रहने के लिए लोग आते हैं, जिनमें भारत, अमेरिका और कई देश शामिल है। उम्मीद करते हैं दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि 80 से 85% तक कनाडा खाली क्यों पड़ा है और क्यों सिर्फ 20% लोग ही कनाडा में रहना पसंद करते हैं। अगर आप कभी कनाडा गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस हमारे संग शेयर जरूर करें। वैसे वीडियो कैसे लगी ये भी जरूर लिखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।